हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बिल्कुल करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक केमिकल चेंज क्या होता है। व्हाट इज अ केमिकल चेंज? व्हाट इज अ केमिकल चेंज? हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, दही कैसे जमता है। ठीक है, सो ये एक केमिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, देन कुकिंग ऑफ फूड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरियाज की वजह से कर्ड फॉर्मेशन होता है, तो एक तरह का केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म कर लेता है, एक तरह का केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, ओके, सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction takes place because of a chemical change। किसी भी chemical change की वजह से chemical reactions होती हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है। सो हाउ विल ऑब्जर्व दैट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस? तो केमिकल चेंज कैसे हुआ है, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेंगे हमें? या तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, ओके, चेंज इन फिजिकल स्टेट। मीन्स कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो केमिकल चेंज के बाद लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, लिक्विड है तो सॉलिडिफिकेशन हो सकता है उसका, या गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या गैशियस फॉर्म में है तो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। तो अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या मिल सकती है हमें? पहली ऑब्जर्वेशन, या तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। सेकंड, चेंज इन कलर, या उसका कुछ कलर चेंज हो जाएगा। ओके, रिलीजिंग ऑफ हीट, हीट रिलीज हो सकती है, या कोई गैस रिलीज हो सकती है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, okay, so all these are the observations that can be seen during a chemical change। किसी भी केमिकल चेंज के दौरान ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें मिल सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ हुआ है, इनमें से कोई एक प्रोसेस हुआ है, इट मींस केमिकल चेंज हुआ है, और केमिकल चेंजेस की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस। नाउ हाउ टू डिफाइन a chemical reaction? The formation of a new chemical substance from other chemical substance, है ना। किसी एक केमिकल सब्सटेंस की वजह से या एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से कोई दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस बन रहे हैं,
तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम अदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. ओके, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है उस रिएक्शन को होने के लिए हमें क्या चाहिए? रिएक्टेंट्स चाहिए. रिएक्टेंट्स मींस वो केमिकल्स जो आपस में रिएक्ट करेंगे और कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे. तो वो नए सब्सटेंस कहां पे आ जाएंगे? राइट हैंड साइड में, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. ओके, सो वन और मोर रिएक्टेंट्स reacts to form one or more products, right? So this is the way to write a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप देख सकते हैं दो साइड्स हैं. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं. देन व्हाट इज दिस एरो? ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? तो जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो यहां पे डायरेक्शन क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ओके, ना अभी इस टाइटल में आप देखिए केमिकल रिएक्शंस के साथ लिखा है इक्वेशंस. तो अभी केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction is known as chemical equation. ओके, तो अगर रिएक्शन को अलग अलग तरह के सिंबल्स की फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर दें तो उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन हमें मिल जाती है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो कार्बन का हमने सिंबल यूज किया C, ऑक्सीजन का हमने सिंबल यूज करा O2 और अल्टीमेटली जो कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना CO2. तो ये सिंबल्स की हेल्प से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, सो ये एक केमिकल इक्वेशन बन गई. अगर इसी इक्वेशन को मैं वर्ड की फॉर्म में लिख दूं तो ये वर्ड इक्वेशन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल कार्बन का सिंबल लिखने की जगह पे अगर मैं यहां लिख दूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. सो नाउ दिस इज अ वर्ड इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्योंकि वर्ड की फॉर्म में हमने लिख दिया, सिंबल्स नहीं यूज करे, हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई. ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म water. So this is a chemical equation. Okay, so ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी इस चैप्टर में आएंगे. Now the balancing of a chemical reaction.
रिएक्शंस को बैलेंस करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम बैलेंस करते हैं, है ना? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ना? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। इट मींस रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, उनके एटम्स, जितने एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन कंपाउंड्स के, राइट हैंड साइड में उन एलिमेंट्स के भी उतने ही एटम्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्योंकि मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो रिएक्टेंट्स में जितना मास लिया है उतना ही हमें प्रोडक्ट में भी मिलेगा, इसीलिए हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी यहां पे हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे। कार्बन, कार्बन का एक एटम है यहां पे। राइट हैंड साइड में आप देखिए कार्बन का एक ही एटम है, तो कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम है रिएक्टेंट्स की तरफ, और राइट हैंड साइड में आप देखिए यहां पे भी ऑक्सीजन के दो एटम है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? लेट्स फाइंड आउट। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, राइट हैंड साइड भी दो एटम है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के दो एटम है, बट यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमें, तो हम यहां पे 2 कर देंगे। आगे 2 क्यों किया? अगर मैं ये 2 यहां लगा दूंगा तो क्या होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये वाटर वाटर नहीं रहा, आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दिया H2O2। ठीक है, सो हमेशा इक्वेशन को जब भी हम बैलेंस करते हैं तो मॉलिक्यूल से पहले, इस कंपाउंड के इस मॉलिक्यूल से पहले हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ दो एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ एक ही एटम है, तो इसको 2 करना है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस 2 से यहां मतलब क्या हुआ कि इस वाटर के 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो अभी देखो, ऑक्सीजन के तो 2 एटम हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम, बट हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे? 4, और लेफ्ट हैंड साइड तो 2 ही रह गए हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। यू कैन सी हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो अभी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट्स में है, उतने ही राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट्स में है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड, so this equation is balanced now. Okay, for example, magnesium when reacts with oxygen it forms magnesium oxide. लेफ्ट हैंड साइड देखिए मैग्नीशियम का एक एटम, राइट हैंड साइड भी एक एटम, मैग्नीशियम बैलेंस। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड 2 एटम है, मैग्नीशियम के राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही एटम है, तो इस कंपाउंड के आगे चेंज करना है 2MgO। मैग्नीशियम के भी 2 एटम राइट हैंड साइड में हो गए, ऑक्सीजन के 2, है ना, बट लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम का एक ही एटम है, यहां 2 हो गए, तो यहां पे भी 2 कर दो। तो नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम के 2 एटम, राइट हैंड साइड 2 एटम, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के 2 एटम, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के 2 एटम। Now this chemical reaction is balanced because it is satisfying
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Hydrogen reacts with nitrogen to form ammonia. Okay. Now let's balance this equation. यहां पे देखो आप, नाइट्रोजन के दो एटम हैं या नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है, तो इस मॉलिक्यूल कंपाउंड के आगे हम दो मॉलिक्यूल कर देते हैं। तो अभी नाइट्रोजन के दो एटम हो गए, यहां पे भी नाइट्रोजन के दो एटम हो गए, बट हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3 इंटू 2 6, यहां पे 2 ही है, तो इसके आगे 3 लगा दो। So 3 molecules of hydrogen, तो कितना एटम हो गए यहाँ पे भी? हाइड्रोजन के 6। Now this equation is balanced. It is satisfying law of conservation of mass. Right? तो इन बेसिक इक्वेशंस को बैलेंस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इक्वेशंस जिसमें पॉली एटॉमिक आयंस हैं उनको बैलेंस करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अभी उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, है ना। तो सबसे इजी तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट यू शुड नो व्हाट इज अ पॉली एटॉमिक आयन। ये आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। आयन क्या होता है? एटम कैरिंग चार्ज। तो अभी ये कौन से हैं? पॉली एटॉमिक आयन। सो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। ओके, तो पॉली एटॉमिक आयंस वाली रिएक्शन जैसे जिसमें हाइड्रोक्साइड आ गया, है ना, OH माइनस, सल्फेट आ गया, नाइट्रेट आ गया इक्वेशन में, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, उस तरह की इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 व्हेन रिएक्ट्स विथ calcium hydroxide which is also known as lime water। तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is also known as lime water, so you will get the product calcium nitrate plus वाटर। अभी इस इक्वेशन में पुराना वाला मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है। पुराना वाला मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो गलत होने के चांसेस हमारे ज्यादा हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि इसमें से पॉली एटॉमिक आयन कौन कौन से। सी हियर नाइट्रेट इज अ पॉली एटॉमिक आयन, हाइड्रोक्साइड इज अ पॉली एटॉमिक आयन, राइट हैंड साइड भी आप देखो यहां पे भी नाइट्रेट है। ठीक है, तो अभी पहले हमें पॉली एटॉमिक आयन को पूरे को एक साथ बैलेंस कर लेना है। ठीक है, आप देखिए राइट हैंड साइड नाइट्रेट के 2 हैं, यहां पे एक ही है, तो पहले इसको बैलेंस कर लो, इसके आगे 2 लगा दो, तो ये नाइट्रेट पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड राइट हैंड साइड है ही नहीं, सो नो प्रॉब्लम। तो अभी आप देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम यहां हैं और 2 एटम यहां हैं, टोटल 4 हैं। राइट हैंड साइड आप देखो हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही एटम हैं, तो यहां पे 2 लिख दीजिए, तो ये हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहां पे भी 4 हो गए हाइड्रोजन के। नाइट्रेट के 2 हैं, ऑलरेडी बैलेंस कर दिया हमने इसको, ये भी नाइट्रेट के 2 हैं, कैल्शियम का 1 है, यहां पे भी कैल्शियम का 1 है। ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन के 2 इधर हैं और 6 इधर हैं, टोटल 8। सिमिलरली यहां पे 6 + 2 ऑक्सीजन के 8, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि अगर इक्वेशन में पॉली एटॉमिक आयंस हैं, जैसा कि यहां था नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड, उनको दोनों तरफ एक साथ बैलेंस कर लेना है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी बहुत इजी वे में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ओके, अभी यहां पे रिएक्शन देखिए, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट से,
प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी सबसे पहले आप देखो कि दोनों तरफ कोई पॉली एटॉमिक आयंस हैं क्या? है, सल्फेट, यहां पे भी सल्फेट है। तो अभी ये सल्फेट को ब्रेक करके बैलेंस नहीं करना है, इसको पूरे को एक साथ बैलेंस कर देना है। राइट हैंड साइड देखिए सल्फेट का एक ही है, यहां पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। तो अभी सल्फेट पूरा बैलेंस हो गया। बट बेरियम के 3 एटम्स हो गए, यहां पे एक ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा दो, तो बेरियम भी बैलेंस हो गया। ठीक है, यहां एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, यहां एक ही है, इसके आगे 2 लगा दो, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अभी पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, बेरियम 3 एटम्स, बेरियम 3 एटम्स बैलेंस्ड। क्लोरीन 2 हियर, 3 मॉलिक्यूल्स, सो 3 2 6। सो क्लोरीन के कितने एटम हो गए? 6, 3 आगे 2, 3 2 6, क्लोरीन बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, सल्फेट 3। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो पॉलीएटॉमिक आयन को पूरे को एक साथ अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंसिंग इजी हो जाता है। अभी ये नीचे वाली रिएक्शन देखो, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अभी यहां पे भी पॉलीएटॉमिक आयन है, आप देख सकते हो, नाइट्रेट, यहां पे भी नाइट्रेट, नाइट्रेट के 2 हैं, यहां पे एक ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो नाइट्रेट बैलेंस। सिल्वर के 2 एटम, सिल्वर का एक ही है, तो यहां पे भी 2 लगा दो, सिल्वर बैलेंस। जिंक 1, जिंक 1, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, सो बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं हम? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, उतने ही उन एलिमेंट्स के एटम्स राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शंस हमेशा इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, उनसे ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे अगर किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए अगर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एरो के ऊपर हमें ये ट्राइंगल सिंबल रखना पड़ेगा। दिस रिप्रेजेंट्स दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दिस रिएक्शन। ठीक है, सो ये लिखना जरूरी है। कुछ रिएक्शंस के कंप्लीट होने के लिए हमें कैटालिस्ट की जरूरत होती है ना? अगर कोई पर्टिकुलर कैटालिस्ट हम किसी रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तो हमें उस एरो के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हमें फिजिकल स्टेट्स पता है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, तो ब्रैकेट में हमें फिजिकल स्टेट्स भी लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। So hydrogen is a gas, so you have to write G in bracket. Oxygen is a gas, you have to write G in brackets. Water liquid form में है, so you have to write L in bracket. Okay, so physical states का representation करना है हमें। Temperature अगर हम दे रहे हैं तो ट्राइंगल यूज करना है एरो के ऊपर। अगर किसी तरह का कोई कैटालिस्ट हमने यूज किया है तो वो भी हमें ट्राइंगल के ऊपर, सॉरी, एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा। ओके, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन बनेगी। जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इज नोन एज इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन। ओके, अच्छा, अभी यहां पे ये कैटालिस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर कैटालिस्ट? Catalysts
को समझने के लिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों की क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है, जब दो लोग झगड़ते हैं ना क्लास में, दो स्टूडेंट्स, है ना, तो उन दोनों को अलग से उनके कान भरता जाके, है ना, कि ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। तो इससे क्या होता है, उनके बीच का झगड़ा बढ़ जाता है, बट वो खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करता उनकी झगड़े में, उनकी लड़ाई में। कैटालिस्ट भी कुछ ऐसे ही होते हैं। Catalysts are those substances or compounds which increase the rate of reaction without itself taking participation in the reaction. जो रिएक्शन की रेट को तो बढ़ा देते हैं बट खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, उसे कैटालिस्ट बोलते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसे एरो के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन बनेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं इस चैप्टर में, तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है। अभी इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? इन विच वी हैव टू सप्लाई हीट फॉर द कंडक्शन ऑफ दैट रिएक्शन। हमें हीट देनी पड़ती तभी वो रिएक्शन होती है। तो अभी हीट दे रहे हैं हम इसको, तो हमें एरो के ऊपर ट्राइंगल का सिंबल बनाना पड़ेगा। और ट्राइंगल का सिंबल अगर आप नहीं बना रहे हो देन मैनुअली यू विल हैव टू राइट हीट। ओके, then only this calcium carbonate will break down into calcium oxide and carbon dioxide. Okay, so ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। See, this word is made up of two words, endo and thermic. Endo means, endo word आया एंट्रेंस से, so we have to give the heat. Thermic means ये वर्ड आया थर्मल से, हीट, यानी हीट हमें देनी पड़ेगी तब जाके ये रिएक्शन कंडक्ट होगा। व्हाट इज दिस? किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब आप लिखते हो तो हमेशा कंपाउंड्स के नाम आपको लिखने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम। कॉमन नेम क्या है इसका? इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम। कॉमन नेम इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, सो हमेशा केमिकल नेम नीचे लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है, बट आपको इन सब के कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए। ओके, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपको इन सब की फिजिकल स्टेट्स पता है तो वो भी आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आपको पता है कि ये सॉलिड है या ये लिक्विड है या गैस है, तो वो भी आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है बट लिखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी एक फुल्ली इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन है। तो जितना इंफॉर्मेशन है उतना आपको रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।